नमस्कार, मैं हूँ श्वेता और आप सब देख रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम स्वस्थ जीवन। दर्शकों, स्वस्थ जीवन में आज की हमारी कड़ी आधारित है पेट से संबंधित बीमारियों पे। विषय है पेट से संबंधित समस्याएं और इलाज। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर तारिक अनवर। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारा विषय है पेट से संबंधित बीमारियां, तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं प्रमुख रूप से कौन कौन सी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पेट से बीमारियाँ आजकल के दिनों में बहुत ही कॉमन है और मूल रूप से जो भी हमारे शरीर पेट के अंदर में जो ऑर्गन है उनके ही बीमारियाँ होती हैं। सबसे कॉमन ऑर्गन हमारे पेट में है वो है लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है मरीज़ को। लिवर का प्रॉब्लम को मूल्यतः हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये बहुत तरह के होते हैं और इस तरह के रोगी बहुत ज़्यादा कॉमन है। दूसरे पेट में हमारे कॉमन प्रॉब्लम आते हैं आंत के प्रॉब्लम, जो कि इलियाइटिस, उनके सूजन हो जाना, आंतों का सूजन आ जाना, छोटी आंत का या बड़ी आंत का सूजन आना, जिसको हम लोग इलियाइटिस या कोलाइटिस कहते हैं। पेट के मूल रूप से आप अगर दूसरा प्रॉब्लम है पथरी का प्रॉब्लम, जो कि गॉल ब्लैडर में होता है, वो भी पेट का ही प्रॉब्लम में होता है और उसमें जो गॉल स्टोन होता है उसको हम लोग कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। उसी तरह से और वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम है अपेंडिसाइटिस, वो भी पेट के ही प्रॉब्लम में आते हैं। और एक और प्रॉब्लम आती है वो होता है पैनक्रियाज, जो भी पेट में ही रहता है, उसके भी सूजन से पैंक्रेटाइटिस। ये सब कॉमन बीमारियां हैं जो बहुत ही कॉमनली हम लोग के रोज़ाना केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को जॉन्डिस के बारे में बताएं, क्योंकि अभी गर्मी के मौसम में जॉन्डिस जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं जॉन्डिस से प्रभावित हैं। तो जॉन्डिस क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। जॉन्डिस हमारे रोज़ाना केसों में से 50% केसेस आजकल जॉन्डिस के मिलते हैं। जॉन्डिस मूल्यतः इसलिए होता है, इसको हिंदी में पीलिया रोग भी कहते हैं, और इसमें शरीर में क्या बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, इसी कारण होती है। जॉन्डिस का सीधा रिलेशन होता है लिवर के प्रॉब्लम से, जिसको हम लोग हेपेटाइटिस कहते हैं। ये हेपेटाइटिस बहुत सारे कारणों से होता है। इसमें वन ऑफ द कॉमन है हमारे खान पान, जिससे वायरल हेपेटाइटिस होने के चांस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। इनफैक्ट जिनमें से हेपेटाइटिस ए और सी और ई, इनफैक्ट डी भी समटाइम्स, ये सब कॉमन ओरल अनहाइजीनिक फूड लेने से होते हैं। और ये वायरल हेपेटाइटिस होता है। ये मूलतः कि अब ये साफ सुरक्षा में कमी के कारण ये होते हैं। दूसरे हेपेटाइटिस होते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी, ये सब, और हेपेटाइटिस सी। दीज आर ब्लड बोर्न इन्फेक्शंस। ये ब्लड बोर्न इन्फेक्शन होते हैं, ब्लड से, एक दूसरे के ब्लड से या सिरिंजेस से या अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से, इन सब चीज़ों से फैलती है। इन सब कारणों से भी हेपेटाइटिस होता है। दूसरे कारण हेपेटाइटिस होने के कारण हैं आपको पथरी हो जाना, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पित्त की नली में या गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया तो उस कारण भी हेपेटाइटिस हो जाता है। डॉक्टर साहब बातों को जारी रखेंगे, लेकिन पेट से संबंधित बीमारियों के बारे में एक रिपोर्ट पहले देखते हैं। उदर, पेट, स्टोमक मानव शरीर को सुचारू रूप से कार्य करते रहने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम जो भोजन करते हैं उसकी पाचन क्रिया पूरी तरह पेट के अंदर होती है। ग्रहण किए भोजन का समुचित पाचन स्वस्थ रहने की अनिवार्य शर्त है। इसलिए हमें आपको भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की हमेशा ज़रूरत है। बाजार का कोई चीज़ खाने से बचें। अगर खाने की इच्छा हो भी तो वहाँ पे जाएं जहाँ पर कि आप देख लें कि साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक रूल बना लें कि बरसात के दिन में बाहर का खाना और पानी, ये दो चीज़ बिल्कुल ही न लें। बिल्कुल ज़रूरत होने पे ही लें, अन्यथा कोशिश करना है कि हम लोग अवॉइड करें इसे। भोजन सुपाच्य होना चाहिए, शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए। न सिर्फ भोजन बल्कि पीने का पानी भी बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। खासकर बदलते मौसम में हमें अपने खान पान पर समुचित ध्यान देना अति आवश्यक होता है, क्योंकि बदलते मौसम में संक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है और हम पेट की समस्याओं से जूझने लगते हैं। मसलन पेट खराब हो जाना, गैस की शिकायत, अनपच होना, उल्टी, सर दर्द,
बुखार वगैरह वगैरह। पेट की ये शिकायतें मामूली नजर आती हैं, लेकिन इनका उपचार अगर सही समय पर नहीं किया गया तो स्थिति गंभीर हो सकती है। असावधानी बरतने पर कोई मामूली संक्रमण भी दूसरे गंभीर संक्रमणों को निमंत्रण दे सकता है और देखते देखते मरीज की स्थिति नाजुक हो जा सकती है। इसलिए बदलते मौसम में पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि हम अपना खान पान बेहद संतुलित रखें, ताकि हमारा पेट किसी संक्रमण का शिकार न हो सके। लेकिन अगर पेट में किसी तरह का संक्रमण हो भी गया, हमें अपने शरीर की हिफाजत करनी चाहिए। जी, अगर लक्षणों की बात करें, कैसे पता चले कि अमुक आदमी को जॉन्डिस हो गया है? मतलब किस ढंग के लक्षण होते हैं अगर आरंभिक लक्षण की बात करें? लक्षण जैसा कि नेम इटसेल्फ एक्सप्लेन, ये नाम खुद ही बताता है, पीलिया। लोगों का शरीर पीला पड़ने लगता है, पेशाब पीला होने लगता है, आंखों के जो वाइट वाली, इसको स्क्लेरा बोलते हैं हम लोग, वो पीला दिखने लगता है। मरीज को भूख नहीं लगती है, हल्का हल्का फीवर रहेगा, उसे उल्टियाँ होंगी। ये सब प्रारंभिक लक्षण है। लेटर ऑन पेशेंट विल डेवलप सम मोर कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि बाद में उसको हो सकता है कि लीवर में ज़्यादा खराबी हो, लीवर फेल हो सकता है, लीवर सेल फेल होते हैं। फल्मिनेंट हेपेटाइटिस, मतलब बहुत ही ख़राब वाला हेपेटाइटिस, जानलेवा हेपेटाइटिस हो सकता है। ये सब कॉम्प्लिकेशन है। प्राइमरी इनिशियल फेज में प्रथम लक्षण में मरीज़ को बुखार आएंगे, हल्की हल्की हमेशा बुखार रहेगा, उल्टी होंगे, उसको जॉन्डिस जो कि दिखेगा। और भी अगर गर्मी में, अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी में उल्टी होना, पेट में दर्द होना, ये सब समस्याएं भी जो है आमतौर पे देखने को मिलती है। बहुत इस तरह के शिकायतें बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे कि उल्टी का होना, दस्त का होना और शरीर में पेट में दर्द होना। ये सब बहुत ज़्यादा बीमारी इसलिए कॉमन है क्योंकि गर्मी में हम लोग का अनहाइजीनिक और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। वाटर का कम एब्जॉर्प्शन लेना, इन सब कारणों से भी ये सब प्रॉब्लम होते हैं। बट इसका सीधा रिलेशन जॉन्डिस से नहीं है। अनहाइजीनिक फूड लेने से ही जॉन्डिस हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो थी जॉन्डिस की बात। शुरू में ही जब आपने पेट संबंधी बीमारियां बताया तो आपने एक और कॉमन जो बात बताई, पत्थरी का होना। जब खास करके पेट में पत्थरी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत होती है लोगों को। तो ये क्या है, पेट में पत्थरी क्यों होता है और उसके लक्षण क्या हैं? हमारे भारत में इनफैक्ट नॉर्थ जो भी गंगा के किनारे हैं, गंगा नदी के किनारे जो भी लोग बसे हैं, उनमें ये पत्थरी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉमन पाया गया है। ये स्पेशली इसका सबसे प्रमुख कारण है पत्थरी, जो कि मैं गॉल ब्लैडर पत्थरी की बात कर रहा हूँ आपसे, पित्त की थैली में पत्थरी। इसका प्रमुख कारण जियोग्राफिकल रीजन पाया गया है, जिसमें भी नॉर्थ जो भी गैंजेस रिवर के किनारे साइड में हैं, उन लोगों में ये पत्थरी का बहुत कॉमन पाया गया है। दिस इज़ वन ऑफ द जियोग्राफिकल फैक्टर। दूसरे से पत्थरी का बात आया तो ये मोर देन 40 ईयर के बाद फीमेल्स में, और जो भी फर्टाइल फीमेल, मतलब कि जो शादीशुदा और दो तीन बच्चे हैं, उन लोगों में ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ये क्यों कारण है इसका तो एक्सप्लेनिंग है, लेकिन ये इन लोगों में, औरतों में 40 साल के बाद ज़्यादा पाया जाता है। जी डॉक्टर साहब, आप खुद एक सर्जन हैं तो आपके पास भी पथरी के बहुत सारे मरीज आते होंगे। तो अगर पथरी हो जाता है, जो खास करके गोल ब्लैडर का जो पथरी होता है, तो उसका क्या इलाज है? जी हाँ, गॉल ब्लैडर का पथरी हो गया तो गॉल ब्लैडर का पथरी नेवर डिपेंड ऑन द साइज, नेवर डिपेंड ऑन द नंबर। गॉल ब्लैडर में अगर एक छोटा भी पथरी है आपका या 100 पथरी है तो भी आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में, अगर एक भी हो या एक हो या अनेक हो, छोटा हो या बड़ा हो, गॉल ब्लैडर स्टोन का मतलब है आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। दवाई का, जैसे आप एक खुद प्रॉब्लम होता है किडनी स्टोन, तो किडनी स्टोन में दे आर ड्रग्स, दवाइयाँ हैं जिसके आप दवाई देंगे और वो किडनी स्टोन पथरी निकल सकता है। लेकिन गॉल ब्लैडर के स्टोन हो गया तो आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत जानकारी की बात बताई कि अगर गोल ब्लैडर में अगर पथरी है, अगर एक हो अनेक हो, तो ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है। हाँ, वो अगर पथरी जो है किडनी में हो तो उसको गलाया जा सकता है। तो आप एक सर्जन हैं, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि ऑपरेशन जो है वो किस तरीके का हो, कौन सा ऑपरेशन सबसे सुगम हो, कम खर्चीला हो, और पथरी की स्थिति में सबसे बेहतर विकल्प क्या है, किस ढंग की सर्जरी करवानी चाहिए? गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन के लिए अभी बेस्ट, जिसको हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, और जो कि आपके सरल भाषा में सबसे अच्छा
वो होता है लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी। लेप्रोस्कोपिक मेथड से गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना चाहिए। वैसे हम लोग पहले ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी भी करते थे, जिसमें मरीज़ को बड़ा चीरा देना पड़ता था, लेकिन आजकल के इस एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें हम लोग लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं, जो कि पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है और सबसे सस्ता भी है। तो इस ढंग की जो सर्जरी है उसमें कितना समय लगता है और खास करके मरीज को कितने टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है? हाँ। कब मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ जो है उसको बिता सकता है? लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए कि इसमें सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, जो सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें बहुत ही छोटे छोटे 3 चीरे लगते हैं, जस्ट लाइक ए पेंसिल बटन, और इसमें मरीज़ 2 दिन में छुट्टी हो जाता है और मरीज़ 2 दिन के बाद अपनी नॉर्मल ड्यूटी रिज्यूम कर सकता है। और इसमें हॉस्पिटल स्टे भी मरीज़ को सिर्फ 2 ही दिन का होता है। समटाइम्स वी कैन डिस्चार्ज आफ्टर 1 डे। मैक्सिमम पेशेंट भी 2 दिन के लिए रखते हैं और 2 दिन में मरीज़ अपने तीसरे दिन से अपना नॉर्मल ड्यूटी रिज्यूम कर सकता है। तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिवली ये मरीज़ के लिए ज़्यादा सस्ता होता है। पेट से संबंधित बीमारियों के बारे में होम्योपैथिक चिकित्सक क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। आज के युग में जहां खान पान में इतनी अनियमितता है, इस युग में पेट की बीमारियां होना बड़ी कॉमन सी बात हो गई है। आज के युग में ये जो जंक फूड है, तरह तरह के खाने मिल रहे हैं और बच्चों को आदत भी बन गई है इन सब चीज़ों को खाने की। उन्हें सरल भोजन अच्छा ही नहीं लगता है। जितना कॉम्प्लिकेटेड खाना होता है वो उसी को खाना चाहते हैं और उनसे उनको मिलता कुछ भी नहीं है। कुछ भी एनर्जी नहीं मिलती है, कोई कैलोरी नहीं मिलती, कोई ऐसी पौष्टिक चीज़ नहीं मिलती जो शरीर को बढ़ा सके, उपयोग कर सके या ब्रेन का डेवलपमेंट कर सके। सिर्फ एक नुकसान होता है और वह है पेट का नुकसान। जब पेट का नुकसान हो जाता है, अनियमितता आ जाती है, खाना पचता नहीं है, तो उस बच्चे को हेल्थ पर भी बहुत असर होता है। उसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि खाना अब उसको पचता ही नहीं है। नतीजा क्या हो जाता है कि पेट में दर्द, ममोड़, बार बार शौच जाने की आदत हो जाती है। कई बच्चे तो खाना खाते हैं और लैट्रिन जाते हैं, इस तरह की उनकी क्रिया हो जाती है। अतः उनका शरीर के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। वैसी स्थिति में अगर हम होम्योपैथी का सहारा लें, बशर्ते कि उनके खाने में भी थोड़ा परिवर्तन करें, इस तरह के जंक फूड को खाना बंद करें और सरल खाना जो हो वो दें जिससे वो आसानी से पचा सके, तब मुझे उम्मीद है कि उनके सेहत के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उनका शरीर का डेवलपमेंट भी होगा। इतना ही नहीं है, बड़े लोगों में इस तरह का खाना खाने से एसिडिटी पैदा हो जाती है, पेट में जलन हो जाएगी, खट्टा ढेकार होगा, मुंह में खट्टा पानी आ जाएगा। इस तरह की अगर हाइपर एसिडिटी हो जाती है तो वैसी स्थिति में होम्योपैथिक बहुत अच्छा करती है। 2-3 दवाइयाँ हैं, जैसे नक्स है, पल्सेटिल, आयरिस वर्स है, ये सब 200 पोटेंसी की दवाइयाँ लेने से इस तरह की हाइपर एसिडिटी पर बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। एक और जो अपेंडिक्स के बारे में आपने चर्चा की, उसमें बहुत ज़्यादा असह्य पीड़ा होती है और उसके बाद उसका भी एकमात्र विकल्प जो होता है वो सर्जरी ही होती है। तो ये अपेंडिक्स जो है वो क्या है, क्यों होता है और उसका क्या इलाज है? अपेंडिक्स हम सभी मनुष्य के शरीर में एक ऑर्गन है जो कि मेन फंक्शन होता है उसका इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। बहुत लोग बोलते हैं ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऑब्वियसली ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन अर्ली पीरियड, इन चाइल्डहुड पीरियड, ये हमें इम्यूनिटी देता है। अपेंडिसाइटिस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। इसका मेन प्रॉब्लम होता है ब्लॉक हो जाए, और अपेंडिक्स के जो एक नली होती है, लूमेन होता है, वो ब्लॉक हो जाने की वजह से अपेंडिसाइटिस होता है। और अपेंडिसाइटिस का जो लक्षण है वो होता है पेट में दर्द होना, राइट साइड में नीचे में, साथ में बुखार का आना, उल्टी होना। ये सब बहुत ही कॉमन लक्षण है जो अपेंडिसाइटिस में होता है। ये यूजुअली यंग एज ग्रुप में बहुत कॉमन है।
जी डॉक्टर साहब, इसका मतलब अपेंडिसाइटिस वाला अगर दर्द हो तो पेट के राइट साइड में ही होता है, और अगर स्तन का दर्द होता है, हल्का बुखार भी जो आपने बताई, स्तन की समस्या होती है, तो क्या सिर्फ सर्जरी ही एक विकल्प है या फिर दवाइयों के द्वारा भी उसको सही किया जा सकता है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस जिसको हम लोग कॉमनली जो मिलता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस, इसको हम लोग ऑपरेशन ही करते हैं। इसको पहले हम लोग कंफर्म करते हैं अल्ट्रासाउंड करके और बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जैसा मैं बताया, राइट साइड में दर्द होगा, बुखार होगा, वॉमिटिंग होगा, क्लिनिकली ये हम लोगों ने एक बार कंफर्म कर लिया कि ये अपेंडिसाइटिस है और अल्ट्रासाउंड करके देख लिया, तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस का एकमात्र इलाज अपेंडिक्टोमी ही कर देना चाहिए। पेशेंट जनरली अपेंडिसाइटिस वाले 2 से 3 दिन में आते हैं, तो उस टाइम में ऑपरेशन का पॉसिबिलिटी होता है। जनरली कुछ मरीज क्या होते हैं, अपेंडिसाइटिस का दर्द हुआ और दर्द को बचा के रखते हैं और लेट आते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, अपेंडिकुलर लंप बन जाता है, मतलब कि आते सब जाके वहाँ पे चिपक जाती है। इन दैट सिचुएशन हम लोग ऑपरेशन उस टाइम नहीं करते हैं। उस टाइम कुछ दिनों के लिए एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है और मरीज को फिर हम लोग 1.5 महीने के बाद आते हैं और उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी गर्मियों का मौसम है और सर्जरी के बारे में तो हमने बात की। अभी जो है कॉमन रूप से खास करके बच्चों में हम देखते हैं डायरिया की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। गर्मी और बरसात जो आने वाला है, इस समय डायरिया एक कॉमन बीमारी के रूप में पेट संबंधी सामने आ रहा है। तो ये डायरिया क्या है, क्यों होता है और कैसे इससे बच सकते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। डायरिया बहुत सारे कारणों से होता है। डायरिया मूल रूप से बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है और बाकी अन्य एज ग्रुप में भी हो सकता है। डायरिया जो बच्चों में होते हैं वो मोस्ट कॉमन वायरल डायरिया होते हैं। डायरिया बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी हो सकता है, वायरस के भी इन्फेक्शन से हो सकता है। जो हम लोग कॉमन बच्चों में जो कॉमन डायरिया होता है वो वायरल डायरिया ज़्यादा होता है, और वायरल डायरिया में मरीज़ को 10 पे 10 लगातार 20-22 दस्त होते रहते हैं। इसके बचाव यही है कि उसको आप लोग हाइजीनिक का ध्यान रखना चाहिए। ये डायरिया अनहाइजीनिक कंडीशन में, अनहाइजीनिक पानी से, अनहाइजीनिक बर्तनों से ज़्यादा होता है। और इसको मेन जो हम लोग कर सकते हैं वायरल डायरिया के लिए कोई बहुत ज़्यादा दवाइयाँ कुछ नहीं है। ये एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, कुछ दस्त रोकने की दवाइयाँ दे सकते हैं, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें बच्चों में पानी की कमी नहीं आए, इसलिए ORS का घोल कंटिन्यूसली देना चाहिए। साथ में आजकल हम लोग जिंक ऑक्साइड जो जिंक पिलाते हैं, जो जिंक क्या होता है, वो जो आंत की जो अंदरूनी लेयर होती है, इसको हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं, उसको रीजनरेट करता है और वो पानी को पकड़ता है, तो वो पूरा का पूरा डीजेनरेट हो जाता है बच्चों में वायरल डायरिया में। इसलिए हम लोग को जिंक सप्लीमेंट करना चाहिए, ORS का घोल देना चाहिए, इसका यही उपाय है। और दवाइयाँ वायरल डायरिया के लिए बहुत कारगर नहीं है, हमें उसका हाइड्रेशन मेंटेन करना होगा ORS के फॉर्म में, और साथ में जिंक सप्लीमेंट करना होगा। और इसका बचाव ही इसका उपाय है। बचाव क्या है कि यू हैव टू गिव ए हाइजीनिक इन्वायरमेंट, आपको एक हाइजीनिक वातावरण देना होगा। आपको पानी और जो स्पेशली जो बच्चों को दूध से दूध है वो सब बहुत ही क्लीन रखना होगा बर्तनों को। जी डॉक्टर साहब, इसका मतलब डायरिया जो है वो अगर साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाए तो डायरिया जैसी समस्या जो है उससे बचा जा सकता है। और अगर डायरिया हो भी जाता है तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ORS का घोल जो है उसको देते रहें, पानी की कमी शरीर में नहीं होने दें और साफ जगह पे रहे, पूरी तरह से अपना जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखे, तो डायरिया जैसी जो समस्या है उससे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं क्योंकि विषय हमारा पेट है, लेकिन समय जो है वो हमारा बहुत कम रह गया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जाते जाते हमारे दर्शकों को पेट से संबंधित बीमारियां और उनके बचाव के बारे में कुछ आवश्यक टिप्स देके जाएं। पेट से संबंधी बीमारियां तो बहुत हैं और उसके कारण भी बहुत हैं और इलाज भी सबके अलग अलग हैं, लेकिन जो बहुत ही कॉमन बात है, पेट से संबंधी बीमारियां ना हो और कम से कम हो, उसका मेन फैक्टर है खान पान। अगर आप हेल्दी डाइट्स लेते हैं और अगर साफ़ पानी पीते हैं, क्लीन वाटर पीते हैं, तो आपके 70 to 75% पेट की बीमारियां कभी नहीं होंगी। तो मैं आप लोग को यही सलाह दूंगा कि आप लोग अपना खान पीन और पानी कम से कम ड्रिंकिंग वाटर, कम से कम प्यूरीफायर वाटर नहीं है तो गर्म करके पिएं,
और अपना हाथ को धोएं, साबुन से, खाने से पहले हाथ को साबुन से धोएं, तो आपकी 60 से 70% बीमारियां नहीं होंगी। जी, अगर पानी और खाने का जो स्वच्छता का ध्यान रखा जाए तो 60 to 70% जो बीमारियां हैं वो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। आप हमारे यहाँ आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अब चलते चलते वक्त हो चुका है आप दर्शकों को अपना पता बताने का, तो जल्दी से उठाइए कागज और कलम और नोट कीजिए पत्र भेजने के लिए हमारा पता है स्वस्थ जीवन, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, छज्जूबाग, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, हमें पत्र या ईमेल ज़रूर करें, क्योंकि आपके पत्र या ईमेल ही हमारे मार्गदर्शक है, जो हमें बताते हैं कि हम अपने कार्यक्रम को और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक श्वेता को दीजिए विदा। नमस्कार।